हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी एमटीएस एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज 15 अक्टूबर 2024 को हम थर्ड शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट के एनालिसिस दे चुके हैं। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आई बटन पर, आप जाकर सारी वीडियोज़ चेकआउट कर सकते हैं, व्यवस्थित रूप से आपको मिल जाएंगी। क्लियर है। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको कहां पर मिलेगी? एप्लीकेशन पर, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, साथ ही टेलीग्राम चैनल ग्रुप पर भी। तो इन दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर जरूर से चेकआउट आप कर लीजिएगा। क्लियर है। और थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा, इसकी भी पीडीएफ आपको जल्द से जल्द ही अपडेट करवाई जाएगी। पहले वाली पीडीएफ आपको ऑलरेडी अपडेट करवा दी गई है। क्लियर है। और गाइज इस वीडियो में हम जीके, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग यानी कि चारों सब्जेक्ट का एनालिसिस कवर करेंगे, है ना। तो चारों सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर आपको पता चलने वाला है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पूरा लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। जीके जेएस करंट अफेयर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? या फिर 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था, किसको पराजित किया था, है ना। तो क्वेश्चंस जो भी हो, आप कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आप आसानी से क्लिक कर देंगे। और हमने युद्ध वाले में आपको इससे पहले वाला जो क्वेश्चंस कवर करवाया था उसमें इस तरह के सारे क्वेश्चंस कवर करवा दिए थे, है ना। तो वो वाज डिफीट बाय बाबर इन द बैटल ऑफ खानवा इन 1527। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, राणा सांगा को इन्होंने हराया था बाबर ने। और किस किस के बीच में ये युद्ध हुआ था? तो ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था 1527 में। इसको नाम दिया गया खानवा का युद्ध। तो आपको सारी चीजें याद रखना है। खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। ये मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ के राजपूत राजा थे राणा सांगा, इन दोनों के बीच में लड़ा गया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। किसकी विजय हुई थी? बाबर की विजय हुई थी इसमें। क्लियर है। और ये राजस्थान का जो भरतपुर है इसके पास में खानवा गांव है, यहाँ पर लड़ा गया था। तो राजस्थान का भरतपुर के पास में लड़ा गया था खानवा गांव पे, इसीलिए खानवा का युद्ध इसको कहते हैं। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, जिससे क्वेश्चन आपका बना था थर्ड शिफ्ट में, यानी कि तीसरे युद्ध वाला बना था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 में हुआ था, इससे क्वेश्चन आपका कहां पर बना था? ये क्वेश्चन आपका बना था आज की फर्स्ट शिफ्ट में, है ना। तो हमने सारे कवर करवा दिए हैं आपको। और गाइज ये हमारी एसएससी एमटीएस के स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है, डेमो वगैरह नहीं देखा है, तो एक बार जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। डेमो तो एटलीस्ट आप जरूर से जाकर चेकआउट ही कर लीजिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा हेल्प आपको मिल जाएगी। सिर्फ उन 50 रुपए में ये टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो कर सकते हैं, बेस्ट चांस है, बेस्ट ऑफर है। 500 से अधिक टेस्ट है यहाँ पर, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सेक्शनल, करंट अफेयर, और इसके अलावा FLTs भी डले हुए हैं और PYQs भी डले हुए हैं पूरे के पूरे। तो आप एक बार जरूर जाकर चेकआउट करिएगा, काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो इन नंबर पर भी कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं। अब गाइज देखिए यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन बना है युद्ध से बना है ना। प्राचीन भारत की जो लड़ाइयाँ हैं इनसे क्वेश्चंस बने इतिहास के, और आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी इससे क्वेश्चंस बन चुका है। तो इस टॉपिक को आपको क्या है, कंप्लीट कर लेना है। इसके लिए हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंटेंट दे रहे हैं, इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। यहाँ से आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, इस चीज़ की हम गारंटी दे रहे हैं। 99% गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, अगर आपने ये अच्छे से कवर कर लिया तो। हाँ, बस थोड़ा सा आपको टाइम देना है, टाइम थोड़ा सा देना है आपको, और आपका पूरा कवर हो जाएगा। देखिए युद्ध का नाम, वर्ष, युद्ध के किनके बीच में हुआ था ये। तो देखिए हाइडेस बीच का जो युद्ध है 326 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर और राजा पोरस के बीच को पराजित किया था। सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ था, तो सिकंदर ने राजा पोरस को पराजित किया था। कलिंग जो युद्ध है 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक ने कलिंग शासक को हराया था इसमें, है ना, इसीलिए इसको कलिंग युद्ध कहा जाता है। रावर का जो युद्ध है यह 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को इसमें हराया था। तो किस किस के बीच में लड़ा गया था? मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के बीच में। पेशावर का जो युद्ध है ये 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने राजा जयपाल को हराया था। तो गजनवी और जयपाल दोनों के बीच में पेशावर का युद्ध हुआ था। क्लियर है। तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये 1191 में पृथ्वीराज चौहान की इसमें जीत हुई थी, है ना। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों के बीच में ये हुआ था। तराइन का जो दूसरा युद्ध है ये 1192, ठीक है, एक साल बाद मोहम्मद गोरी की जो है पृथ्वीराज पर जीत हुई थी इसमें। तो यहाँ पर पहले युद्ध में पृथ्वीराज जीता था, दूसरे में मोहम्मद गोरी जीता था, आपको याद रखना है। चंदावर का युद्ध ये 1194 में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था इसमें।
है ना, दोनों के बीच में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, बाबर ने इब्राहिम लोदी को इसमें हराया था। खानवा का युद्ध जो कि क्वेश्चन आपसे बना है 1527 में हुआ था, बाबर ने राणा सांगा को हराया था। चंदेरी का जो युद्ध है इसमें भी देखिए बाबर के बैक टू बैक 4 जो कि युद्ध है ना, पहला है पानीपत का, दूसरा खानवा का, तीसरा चंदेरी का, फिर घाघरा का। तो 26, 27, 28 और 29 बैक टू बैक 4 लड़ाइयाँ इसने लड़ी है, और 1530 में ये मर गया था, यानी कि इसकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि बैक टू बैक 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी इसने। एक पहला पानीपत, पानी पिया खाना खाया, है ना, इस तरह से ये ट्रिक है, अगर आपको पता होगी तो आप आसानी से सारी चीज़ें याद रख रखे होंगे। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, है ना। तो इस तरह से आपको याद रखनी है चीज़ों को। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, बाबर के खिलाफ मेदिनी राय की हार हुई थी इसमें। घाघरा का युद्ध 1529 में, बाबर ने महमूद लोदी को इसमें हराया था। इसके बाद में ये बाबर वाला जो है ना खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद में मुगल साम्राज्य का जो इसकी जो सत्ता थी दूसरे के पास में चली गई थी, हुमायूं के पास में। क्लियर है। तो दोराहा का युद्ध हुआ था उसके बाद में 1532 में, हुमायूं ने शेरशाह सूरी को इसमें हराया था। चौसा का युद्ध है ये 1539 में हुआ था, शेरशाह सूरी ने इसमें हुमायूं को हरा दिया था, इसमें उसने हराया था, इसमें उसने हरा दिया, है ना। तो दोनों बात बराबर हो गई। तो हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराया, फिर शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। 1532, 1539 दोराहा और चौसा, दोनों को अच्छे से रिलेट करके याद रख लीजिएगा। हम आपको जो बराबरी वाला बता रहे हैं कि मैटर बराबर हो गया, इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको एग्जैक्ट चीज़ें याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो और आपको कुछ क्लू यहाँ पर मिल जाए याद रखने के लिए। चलिए अब अगला है कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। इससे ऑलरेडी क्वेश्चन आपका पूछे जा चुका है कई बार, है ना। तो 1540 में हुआ था ये कन्नौज और बिलग्राम के नाम से इसको जाना जाता है। शेर शाह ने हुमायूं को हराकर सूरवंश की स्थापना यहाँ पर की थी इस युद्ध के बाद में। तो शेर शाह सूरी जो था इसने इसमें भी हुमायूं को हराया था और सूरवंश की स्थापना इसने कर ली थी शेर शाह सूरी ने। क्लियर है। इसके बाद में आता है मच्छीवाड़ा का युद्ध जो कि 1555 में हुआ था। हुमायूं ने अफगान शासक था सालार खां, इसको हराया था। फिर आता है सरहिंद का युद्ध जो कि 1555 में ही हुआ था। हुमायूं ने शेर शाह को हराकर मुगल वंश दोबारा स्थापित किया था। तो ये देख सकते हैं आप, बैक टू बैक बदला ये यहाँ पर लिया जा रहा है। शेर शाह ने हुमायूं को हराकर सूरवंश स्थापित किया था यहाँ पर, और फिर वापस से हुमायूं ने शेर शाह को हराकर मुगल वंश दोबारा स्थापित किया था 1555 में। क्लियर है। तो आपको थोड़ी सी चीज़ों को रिलेट करके याद रखना है ताकि आप आसानी से क्लिक कर पाएँ। उसके बाद में फिर आता है पानीपत का युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, जो कि कवर किया है हमने, बाबर वाला, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो मैटर तो क्लोज हो गया। अब पानीपत का जो दूसरा युद्ध लड़ा था ये अकबर ने लड़ा था, उसकी जगह बाबर की जगह, है ना, मुगल डायनेस्टी से अकबर ने लड़ा था। तो ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, तो अकबर ने हेमू को हराया था इसमें। इसके बाद में आता है तालीकोट का युद्ध, ये 1556 में लड़ा था। बहमनी साम्राज्यों ने विजयनगर को पराजित किया था। और हल्दी घाटी का आता है फिर 1576 में, हल्दी घाटी का युद्ध, ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। क्लियर है। अहमदनगर का युद्ध आता है 1600 में, अकबर ने चांद बीबी गोंडवाना को इसमें हराया था। असीरगढ़ का युद्ध जो कि 1601 में अकबर ने मियाँ बहादुर पर विजय प्राप्त की थी इसमें। असीरगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में आता है, बुरहानपुर के पास में, यहाँ पर यह युद्ध बेसिकली लड़ा गया था। धर्मत का युद्ध जो कि 1658 में औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराया था। फिर आता है सामूगढ़ का युद्ध जो कि 1658 में था, औरंगजेब ने दोबारा दारा शिकोह को इसमें पराजित किया था। फिर खेड़ा का युद्ध आता है 1707 में, मराठा छत्रपति साहू ने ताराबाई को हराया था। भोपाल का युद्ध 1737 में लड़ा गया था। बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों को बेसिकली इसमें हराया था, मुगलों को हराया था मराठों ने बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में। फिर आता है करनाल का युद्ध जो कि 1739 में लड़ा गया था। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह मुगल को हराया था। फिर आता है गिरिया का युद्ध जो कि 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल के, इन्होंने सरफराज खां को इसमें हराया था। इसके बाद में प्रथम कर्नाटक युद्ध 1744 से 48 के बीच में हुआ था। ये फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को हराया था इसमें। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये 1750 से 54 के बीच में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था इसमें, है ना। दोनों का बैक टू बैक बदला लिया गया इसमें। तृतीय जो कर्नाटक युद्ध था इसमें 1757 से 63 तक चला था। दोबारा अंग्रेजों की विजय हुई और तीनों कर्नाटक युद्ध आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। फ्रांसीसी ने अंग्रेजों को हराया इसमें, फिर अंग्रेजों ने हराया, फिर वापस से अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को हरा दिया, है ना। पहले
पहुंचे था फ्रांसीसी, फिर 2 बार बैक टू बैक अंग्रेज इसमें जीते थे। इसके बाद में आता है प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में लड़ा गया था। अंग्रेजों ने बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद में बेदरा का युद्ध, जो कि 1759 में लड़ा गया था। अंग्रेजों ने डच को इसमें बेसिकली हराया था। इसके बाद में आता है गाइस एक और बांडीवास का युद्ध, जो कि 1760 में लड़ा गया था। अंग्रेजों ने पूर्णतया फ्रांसीसी को हरा दिया था यहाँ पर। इस युद्ध के बाद में पानीपत का तीसरा युद्ध अब आता है 1761 वाला, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। अहमद शाह अब्दाली ने, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में लड़ा गया था। अंग्रेजों ने बंगाल, अवध और मुगल तीनों को इसमें बेसिकली हरा दिया था अंग्रेजों ने, तो आपको याद रखना है। फिर आता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1766 से 69 तक चला था। हैदर अली ने अंग्रेजों को इसमें हराया था। रोहेला युद्ध आता है उसके बाद में 1773 से 74 तक, तो अंग्रेजों ने हाफिज खान को इसमें हराया था। फिर आता है सिंध खेड़ा का युद्ध, जो कि 1775 में लड़ा गया था। मराठा निजाम पर विजय प्राप्त की थी। प्रथम आंग्ल मराठा की अगर अपन बात करें, देखिए ये आंग्ल मैसूर युद्ध है और ये आंग्ल मराठा युद्ध है, तो आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है। 1775 से 82 के बीच में हुआ था। अंग्रेज और मराठा के बीच में ये हुआ था, इसलिए इसको नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? ये मैसूर शासक के बीच में हुआ था, इसलिए मैसूर नाम इसको दिया गया, आंग्ल मैसूर युद्ध। और मराठा के बीच में वाला को मराठा के बीच में हुआ था, है ना। तो प्रथम आंग्ल मराठा 1755 से 75 से माफ कीजिएगा 82 तक चला था। अंग्रेजों और मराठों के बीच में ये हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध है, देखिए मराठा के बाद में वापस, मराठा तो बाद में आएगा, मैसूर बीच में आ चुका है वापस है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध है 1780 से 84 तक, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को हराया था इसमें। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध आता है 1790 से 92, अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हरा दिया था, है ना। तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को पहले हराया, फिर अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हरा दिया, इस तरह से। चौथा आंग्ल जो मैसूर युद्ध था, जो 1799 में लड़ा गया, अंग्रेजों की विजय के साथ टीपू सुल्तान की मौत हो गई इसमें, है ना। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो चीजें थी। इसके बाद में आता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1803 से 6 के बीच में लड़ा गया था। अंग्रेजों ने मराठों को पराजित कर दिया, है ना। तो अंग्रेजों ने मराठों को भी पराजित कर दिया था यहाँ पर, और मैसूर में मैसूर शासक जो था टीपू सुल्तान, इसको भी पराजित कर दिया था, और इसकी मौत इसी के दौरान हो गई थी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर जितने भी युद्ध वगैरह थे वो हमने काफी अच्छी तरीके से निपटा दिए हैं। और अगर आपने एक अच्छे तरीके से इसको रिवाइज कर लिया, थोड़े से याद रख के और कुछ क्लू मिलाकर इसको थोड़ा सा ट्रिकी वे में याद कर लिया गाइस, तो यहाँ पर गारंटी के साथ कह सकते हैं कि एक सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि काफी अच्छे तरीके से अपने आपको सन और कौन कौन जीता, किसके बीच में हुआ, कौन सा युद्ध था, ये सारी चीजें क्लियर करवा दी है। यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन आपके 90% क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। चलिए अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये A.O. ह्यूम ने की थी। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे में स्कॉटिश निवासी थे एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, इनके द्वारा की गई थी। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में बनता है। कांग्रेस के सबसे युवा जो अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आजाद थे, जिन्होंने 1923 में दिल्ली के विशेष सत्र की जो अध्यक्षता थी ये की थी। और कांग्रेस के 1888 के सत्र की जो अध्यक्षता है ये पहले अंग्रेज जॉर्ज यूल ने की थी। क्वेश्चन आपसे 100% बनता है ये वाला। मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के 1919 में जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कप 2019 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन था? तो ये थे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा करेक्ट आंसर रहेगा। रोहित शर्मा ने 2019 के विश्व कप में 4 शतक लगाए, जिससे संगकारा के साथ विश्व कप में सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड साझा किया। और कुमार संगकारा वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के बाद दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा की बात करें तो भारतीय टीम के उप कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इस विश्व कप में ऐतिहासिक जो फॉर्म है ये दिखाई, जिसके आसपास भी कोई अन्य जो खिलाड़ी है ये बल्लेबाज नहीं पहुंच सका। तो रोहित ने इस विश्व कप में कुल 9 पारियों में 648 रन बनाए, और वो जो है टूर्नामेंट के सर्वाधिक स्कोरर रहे हैं। तो आपको स्पेशली याद रखें सबसे अधिक रन इन्हीं के थे 2019 विश्व कप में। अगला क्वेश्चन है, रामनवमी क्यों मनाई जाती है? वाई इज रामनवमी सेलिब्रेटेड? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एज द बर्थडे ऑफ लॉर्ड रामा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान राम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है रामनवमी का जो त्योहार है बेसिकली मनाया जाता है धूमधाम से। तो रामनवमी भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है। धार्मिक मान्यता के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो चैत्र महीने की जो शुक्ल पक्ष की नवमी है इस दिन को ये पड़ती है, और भगवान राम का जन्म इस दिन हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में रामनवमी का त्योहार बेसिकली हिंदू मान्यताओं के अकॉर्डिंग मनाया जाता है हिंदुओं के द्वारा।
तो राम को जो लॉर्ड राम या फिर भगवान राम है, ये विष्णु भगवान के 7वें अवतार माने जाते हैं, भगवान विष्णु के। तो रामनवमी के दिन चित्र नवरात्रि भी खत्म हो जाती है। क्लियर है। रामनवमी को राम पाठों में दर्ज किया गया है, खास तौर पर रामायण में। तो रामनवमी को व्रत कथा भी कहा जाता है और रामनवमी को धार्मिक सीमाओं से परे माना जाता है और इससे सभी धर्मों के लोग बेसिकली मानते हैं। तो रामनवमी पर कई जगहों पर रथ यात्रा भी निकाली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तिब्बत से कौन सी नदी निकलती है? विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बत, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर सतलज हो जाएगा, सतलज रिवर। सतलज जो नदी है ये रक्षा स्थल झील से निकलती है। रक्षा स्थल झील जो है मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के पास स्थित है। सतलज नदी को शताद्रु प्राचीन नाम है इसका, इसके नाम से भी जाना जाता है। और सतलज जो नदी है सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। सिंधु की एकमात्र सहायक नदी है जो तिब्बत से बेसिकली निकलती है। तो सतलज नदी सिपकली ला जो दर्रा है इसमें भारत में प्रवेश करती है और भाखड़ा नांगल बांध जो है ये सतलज नदी पर ही बनाया गया है, आपको आई थिंक पता होगा। इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी पर स्थित है और पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीप नदी नर्मदा अमरकंटक पठार से निकलती है। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन बन चुका है कि नर्मदा नदी किस तरफ बहती है ना। तो याद रखना है आपको। हिमालय जो नदी है सिंधु, इसका उद्गम मानसरोवर झील के पास तिब्बत का जो कैलाश श्रेणी है इसके उत्तरी ढलानों से होता है। झेलम नदी पीर पंजाल की तलहटी में वेरीनाग जो स्प्रिंग है से निकलती है। भारत की कुछ अन्य महत्वपूर्ण नदियां का स्रोत भी आपको याद रखना है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये कैलाश पर्वत से निकलती है। सिंधु नदी भी कैलाश पर्वत से। झेलम नदी शेषनाग झील से जम्मू कश्मीर से निकलती है। चिनाब नदी निकलती है बारालाचा पास से और गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। नर्मदा नदी निकलती है मैकाल हिल्स अमरकंटक पहाड़ मध्य प्रदेश से। पुत्र नदी मैकल हिल्स से। तो ये सारी चीजें स्पेशली आपको याद भी रखना है। चलिए अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है? ये क्वेश्चन वैसे तो आपका आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, बट ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम एज इट इज रिपीट हुआ है। आज दो क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के सेकेंड शिफ्ट में एज इट इज पूरे के पूरे सेम टू सेम फॉर्मेट में पूछे गए हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं उनके लिए जोरदार आप एज अ कुछ भी बोल सकते हैं। अब ये है ना, आगे का वर्ड जो भी है आप जो बोलना चाहें, है ना। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस रिपीट होते हैं विद प्रूफ, हम आपको बता रहे हैं। दो क्वेश्चंस बैक टू बैक सीधे सीधे रिपीट हुए हैं और थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके तो आपको बताइए फिर कितने ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो ये प्रूफ है उन लोगों के लिए, आप जरूर से बता दीजिएगा उन लोगों को जो बोलते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट सेम टू सेम नहीं होते, है ना। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है? तो आर्टिकल 163 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट का रिपीटेड क्वेश्चन ये है। संविधान का जो आर्टिकल 163 है इसमें राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद का भी प्रावधान है और इसमें यह भी उल्लेखित किया गया है या उल्लेख किया गया है कि मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई ऐसी किसी भी सलाह की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। क्लियर है। और अनुच्छेद 162 की बात करें 162 की, तो राज्यों की कार्यकारी शक्ति का विस्तार से रिलेटेड है। 64 की बात करें 164 की, तो मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान। और 165 है राज्यों के लिए महाधिवक्ता से के संबंध में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला जो बजट है ये कब पेश किया गया था? व्हेन वाज द फर्स्ट बजट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया प्रेजेंटेड? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नवंबर 26 1947 में, है ना। 26 नवंबर 1947 को ये जो है बेसिकली पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को R.K. शनमुखम शेट्टी थे, है ना, इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे ये। और वित्त वर्ष 1959 से 61 जो है 59-61 से 63-64 के लिए था तथा 62-63 के अंतरिम बजट सहित केंद्रीय जो बजट है मोरारजी देसाई सरकार द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। तो 29 फरवरी 1964 और 1968 को वह अपने जन्मदिन पर केंद्रीय बजट पेश करने वाले एकमात्र वित्त मंत्री बने थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला है, बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? तो वो वॉज कॉल्ड द डायमंड ऑफ इंडिया बाय बाल गंगाधर तिलक? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। बाल गंगाधर तिलक ने गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा था। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, जबकि गोखले के राजनीतिक गुरु जो थे ये MG रानाडे थे। गोखले के निधन पर तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने, कि यह भारत का हीरा, महाराष्ट्र का यह गहना, श्रमिकों का यह राजकुमार आज अनंत विश्राम ले रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्लू अम्ब्रेला उपन्यास किसने लिखा? ये भी फर्स्ट शिफ्ट का रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि सेम टू सेम हूबहू आपकी एग्जाम में
आज सेकेंड शिफ्ट में भी देखने को आपको मिला है। तो आप मिला लीजिएगा अच्छे से फर्स्ट शिफ्ट वाला वीडियो देखकर। हु रोट द नोवेल ब्लू अम्ब्रेला, है ना। तो ब्लू अम्ब्रेला जो उपन्यास है किसने लिखा, तो रस्किन बॉन्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ब्लू अम्ब्रेला रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित है और वहां ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक है। द रूम ऑन द रूफ रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास है और अंग्रेजी में उनके उपन्यास देहरा में आर ट्रिज स्टिल ग्रो के लिए उन्हें जो है 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है उदित नारायण को 2016 में कौन सा पुरस्कार मिला, तो ये पुरस्कार मिला पद्म भूषण वाला। उदित नारायण भारतीय पार्श्व गायक उदित नारायण का जो जन्म हुआ है 1 दिसंबर को हुआ है 1955 को और उन्हें जो है हिंदी भाषा की फिल्मों में उनके गायन के लिए स्पेशली जाना जाता है। तो उन्होंने 5 फिल्म फेयर पुरस्कार और 4 राष्ट्रीय जो फिल्म पुरस्कार है ये जीते हैं। भारतीय पार्श्व गायक है उदित कुमार, इन्होंने मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में गाने गाए हैं। भारत सरकार ने 2009 में इनको पद्मश्री, 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया है। अगला है WPL 2023 का पहला जो मैच है किस स्टेडियम में खेला गया और कहां पर खेला गया था। देखिए गाइस, पहले दिन से जिस दिन से क्वेश्चंस बनने लगे हैं WPL से, हम आपको बता रहे हैं कि इसको अच्छे से कर लीजिएगा, क्वेश्चंस बनेंगे आपके। और वही अब हो रहा है, ये क्वेश्चंस अभी तक आपका जो पूछा जा चुका है, पहले स्टार्ट हुई थी एग्जाम जब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आज ये आपका वापस से रिपीटेड देखने को आपको मिल रहा है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपका एक बार पहले भी पूछा जा चुका और आज दोबारा से आपका देखने को मिल रहा है ना। तो आपके काफी ज्यादा जो क्वेश्चन है ये रिपीट हो रहे हैं। आप और किसी की बातों पर यकीन बिल्कुल ना करें कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। जो हम कवर करवा रहे हैं इसकी मदद से आप खुद अपने अकॉर्डिंग सोचेगा, किसी की भी बात को माने बिना कि आपको यहाँ से हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही है, कितनी ज़्यादा हेल्प इन वीडियोस की मदद से आपको हो रही है। और ये डिटेल जो आप पढ़ते हैं, डिटेल्ड में हम जो एनालिसिस कवर करवाते हैं, ये देखिए कितनी शानदार डिटेल है, जहाँ से आपके पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट आपको पता चल रहा है बिना कचरा के, है ना। हम जो आपको क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं इससे आपकी कितनी ज़्यादा हेल्प हो रही है। तो आप सभी के लिए स्पेशली हम ये चीज़ें जो है लेकर आ रहे हैं ताकि आपको कचरा मुक्त जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कर पाएँ और अच्छे से आप वही चीज़ें पढ़ें जो एग्जाम में आपकी पूछी जा रही है, ना कि जो ना पूछी जा रही है ना। तो उसी की ओर हम फोकस आपको कवर करवा रहे हैं। बस आप थोड़ा सा जो ध्यान है नेगेटिव चीज़ों के ऊपर कम डालें और पॉजिटिव जो चीज़ें हैं उसकी तरफ ज़्यादा आप ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। चलिए, पहला जो मैच है ये नवी मुंबई में DY जो पाटिल स्टेडियम है, पाटिल स्टेडियम, इसमें खेला गया था। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है आपका, एक दिन पहले भी पूछा जा चुका। 2023 महिला प्रीमियर लीग WPL, है ना। तो वुमेन प्रीमियर लीग ये है जो कि 2023, जिसे WPL 2023 के रूप में भी जाना जाता है, टाटा WPL 2023 के रूप में ब्रांडेड है ये, तो क्या गया। तो महिला प्रीमियर लीग का जो उद्घाटन सत्र था, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा आयोजित एक महिला फ्रेंचाइजी T20 क्रिकेट लीग है। टूर्नामेंट में 5 टीमें शामिल थी और यह जो है 4 मार्च से 26 मार्च 2023 तक आयोजित किया गया था। फाइनल में जो है मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर प्रतियोगिता बेसिकली इसमें जीत ली, है ना। तो किसने जीती, कब जीती, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको हमने स्टेडियम में अब बता दिया है पहला मैच कहाँ पर हुआ था। चलिए, अगला है दक्कन में हर्षवर्धन को किसने हराया था, तो पुलकेशिन द्विवेदी ने हराया था। और ये पुलकेशिन द्विवेदी ने जो हराया था ये नर्मदा नदी के तट पर हराया था। हमने आपको फर्स्ट शिफ्ट का जो वीडियो दिया था उसी में ये सारी डिटेल कवर करवा दी थी। और देखिए बैक टू बैक सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन से ही आपका बैक निकल कर आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको ऑलरेडी एनालिसिस में कवर करवा ही चुके हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन अब देखने को आपको मिल रहा है ना। तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम हमने फर्स्ट शिफ्ट में कवर करवा दिया था, जो कि आपका इस शिफ्ट में देखने को मिला। सेकंड शिफ्ट में आई थिंक कवर करवाया था हमने, है ना, सेकंड शिफ्ट में। तो दक्कन में हर्षवर्धन को जो पराजित किया था पुलकेशिन द्विवेदी ने, दक्कन में हर्षवर्धन को चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने 1819 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था या हराया था। और इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की बड़ी जीत हुई और हर्ष और उसकी सेना को पीछे हटना पड़ा था। जीतने वाले पुलकेशिन ने परमेश्वर की जो उपाधि थी ये बेसिकली इसके बाद में ली थी। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। पुलकेशिन द्वितीय का जो शासनकाल है 610 से 42 ईस्वी तक था। और ऐहोल शिलालेख चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है कूथू नृत्य किस राज्य से रिलेटेड है, तो केरला आपका करेक्ट आंसर होगा, केरला। कूथू डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट, तो केरला। कूथू भारत के केरल का एक पारंपरिक प्रदर्शन कला रूप है और ये जो है एकल कथात्मक प्रदर्शन है जिसमें माइप और हास्य अंतर संबंध शामिल है।
कलाकार जिसे चकियार के नाम से भी जाना जाता है एक उच्च प्रशिक्षित और सम्मानित कलाकार है जो हिंदू पौराणिक कथाओं और रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों की कहानियां सुनाता है। कूतु प्रदर्शन आमतौर पर कुथम्बलम में आयोजित किए जाते हैं जो मंदिर के थिएटर है। अगला क्वेश्चन है आपका, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई इज रिलेटेड टू विच डांस? तो भरतनाट्यम। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई को भरतनाट्यम के लिए व्यापक रूप से मान्यता मिली है जो भारत के तमिलनाडु से उत्पन्न एक शास्त्रीय नृत्य रूप है या शैली है। भरतनाट्यम अपने जटिल फुटवर्क, हाथ के इशारों, चेहरे के भाव और शारीरिक गतिविधियों के लिए स्पेशली जाना जाता है जो एक कहानी सुनाते हैं या संदेश देते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में झारखंड के 12वें जो मुख्यमंत्री है इसके रूप में किसने शपथ ली थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपई सोरेन ने। झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी चंपई सोरेन ने, जबकि उनके पूर्ववर्ती जो हेमंत सोरेन है इनको प्रवर्तन निदेशालय ईडी की हिरासत में 5 दिनों के लिए रिमांड पर लिया गया था। उसके बाद में इनको अरेस्ट कर लिया गया था और काफी टाइम तक इनको रखा था। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के विधायक सत्यानंद भोक्ता और कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम ने भी शपथ ग्रहण समारोह में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। यह शपथ ग्रहण समारोह भी जो है श्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे और कथित भूमि घोटाले मामले में गिरफ्तारी के 2 दिन बाद में हुआ था। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन ने 2 फरवरी को झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली थी। इसके बाद में वापस से जो हेमंत सोरेन है ये जेल से रिहा होकर आए, है ना, और उसके बाद में वापस से इन्होंने जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। तो अभी वर्तमान में कौन है? हेमंत सोरेन है और चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया। चंपई ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन ने हेमंत को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना। बाद में हेमंत ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा जो है पेश किया था। और ये अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है कौन है? यहाँ के हेमंत सोरेन, झारखंड के। और अभी इलेक्शन भी है तो हो सकता है उसमें कुछ और चीजें हों, बट आपको इतना ही याद रखना है जितना आपकी एग्जाम में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सतना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डिटेल थोड़ी सी नेग्लेक्ट करिएगा गाइस, है ना। बरहुत जो स्तूप है, बरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्लियर है? सतना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सतना आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित बरहुत गांव है स्थित है। ये जो है प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप कलाकृतियों के लिए स्पेशली जाना जाता है। बरहुत स्तूप बौद्ध प्रतिमा विज्ञान का एक उल्लेखनीय उदाहरण है और बुद्ध को दर्शाने के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। नक्काशी में कम उभार के साथ शैली अक्सर सपाट होती है और एक विदेशी को छोड़कर जो एक इंडो ग्रीक सैनिक की बौद्ध प्रतिमा के रूप में दिखाई देता है। सभी पात्रों को भारतीय धोती पहने हुए दिखाया गया है। इसके अलावा ये क्वेश्चन है, 9 ग्राम ऑफ वाटर 6.023 इंटू 10⁻23 है ना, 10⁻23 इस तरह से ये है। तो 1 मोल यहाँ पर आपका आंसर हो सकता है। इस तरह से अगर फॉर्मेट में दे रखा होगा, अगर ग्राम के फॉर्मेट में वाटर का दे रखा होगा तो 9 ग्राम होगा। जो भी हो आप देख सकते हैं, इस तरह की चीजें हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी को तिब्बत में लोगचेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है? ये नदी है सतलज नदी। सतलज नदी इसको तिब्बत में लोगचेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है और ये दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के पास राक्षसताल जो हिमनद है इससे निकलती है। ये सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों में से सबसे लंबी है। अगला है, सार्वजनिक जगह पर जाति के आधार पर जाने से रोकना कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? तो यह आर्टिकल 15 का। क्लियर है? सार्वजनिक जगह पर जाति के आधार पर जाने से रोकना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत आने वाले मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। अनुच्छेद 15 के मुताबिक किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह अधिकार राज्य के साथ साथ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू होता है और सार्वजनिक जगहों पर पहुंचने के मामले में भी इस अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। तो गाइस यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपके हमने कवर करवा दिए आपको जीके के। जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आज पूछे गए हैं हमने पूरे के पूरे जितने क्वेश्चंस मिले सारे कवर आपको करवा दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इंग्लिश और मैथ्स की ओर, जिसमें हम आपको अच्छे से बता देते हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे गए। ये MTS की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अभी तक आपने अगर इनरोल नहीं किया तो जल्दी से आपके लिए स्पेशल ऑफर है। 49 रुपीज़ की प्राइस है सिर्फ।
है ना। तो आप उन 50 रुपये में सिर्फ इसको एज ए अपनी प्रैक्टिस के लिए परचेस कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो बेस्ट चांस है, बेस्ट ऑफर है और काफ़ी कम प्राइस है, तो आपके लिए बेस्ट चांस ये रहेगा। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एसएससी जीडी की है, इस पर काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो इसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये एमपीएसआई की है, इसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर से विजिट कर लीजिएगा। गाइस इंग्लिश की बात करें, वन वर्ड से एक क्वेश्चन पूछा गया, क्लोज टेस्ट से 2 क्वेश्चन पूछे गए, इरर से क्वेश्चन आपका बना है, आइडम प्रेसेस से एक क्वेश्चन है आपका, एंटोनियम सिनोनियम से एक क्वेश्चन है, इसके अलावा फिलर से 2 क्वेश्चन है, इनकरेक्ट से एक क्वेश्चन है आपका, और फिल इन द ब्लैंक से भी आपका क्वेश्चन बना है। मैथ्स में बात करें, अलजेब्रा से एक क्वेश्चन है, 2D 3D से क्वेश्चन है, सिंबल चेन से 2 क्वेश्चन है, प्रतिशत से आपका परसेंटेज से 2 क्वेश्चन है आपके, प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन है, एसआईसी से एक है, एवरेज से आपके 2 क्वेश्चन बने हैं, नंबर सिस्टम से 1 से 2 है, एलसीएम एचसीएफ से 1 है, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन है, रेशियो से 1 है, पाइप एंड टंकी से आपका क्वेश्चन बना है, ट्रेन से 1 क्वेश्चन बना है और एजेस वाला क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। रीजनिंग में बात करेगा, इस पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन आपका बना है, सीरीज से 2 क्वेश्चन थे, वेन डायग्राम से 2 से 3 क्वेश्चन है, एनालॉजी से 1 क्वेश्चन है, 5 है, यानी कि 2.5 से आपका जो क्वेश्चन है ये आपके 2 देके गए शिफ्ट में। सिलोज्म से 2 क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन है, मिरर इमेज से 1 से 2 क्वेश्चन है और काउंटिंग फिगर से 1 से 2 क्वेश्चन है। इसके अलावा मिसिंग नंबर से क्वेश्चन आपका है, फिगर सीरीज से भी आपके क्वेश्चन बने हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने ऑल ओवरव्यू आपको दे दिया है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीके का, कहाँ से किस तरीके का आपका पेपर आज का पूछा गया और कहाँ से कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होंगी इस वीडियो को देखने के बाद में। एमटीएस की टेस्ट सीरीज नहीं लिए तो जरूर से आप चेकआउट कर लीजिएगा। और ये पीडीएफ गाइज हमारे, अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। स्पेशली आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल में जाना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, स्टडी मटेरियल में जाना है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक मिल जाएगी। और गाइज एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।